नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूं जनरल साइंस के बारे में, और ये जनरल साइंस का लास्ट वीडियो है। इससे पहले काफ़ी वीडियो जनरल साइंस का अपलोड कर दिया गया है। ये वीडियो आज ये लास्ट वीडियो है। इस समय आप इन्वायरमेंट से संबंधित भी वीडियोस देख सकते हैं, यूपीपीएससी आरओ एआरओ का, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, ये सब तमाम सारे सब्जेक्ट का एमसीक्यू यानी कि प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का पहला सवाल है दोस्तों कि साधारणता और बैंकी, एक मिनट जाइए, खरपतवार कहाँ पाया जाता है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तंबाकू के खेत में। औरोबैंकी खरपतवार एक परजीवी किस्म का पौधा होता है जो कि तंबाकू के अलावा आलू और टमाटर के खेत में भी पाया जाता है। इसकी विश्व के शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय भागों में लगभग 150 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ इसकी पाई जाती हैं। ठीक है, अगला सवाल है, गोल्डन चावल एक प्राचुरतम स्रोत है। तो ये गोल्डन चावल जो है दोस्तों, ये किस किस चीज़ का बहुत ही खास स्रोत माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन ई है। लेकिन इसमें और भी कई चीज़ें पाई जाती हैं, तो ध्यान से सुनना। गोल्डन चावल यानी कि सुनहरा चावल ओराइजा और ओराइजा सिटावा चावल की एक किस्म है। इसमें आयरन, जिंक तथा विटामिन ए जैसे तत्व इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसमें है कि एक मिनट रुकिए। इस सवाल में पूछा गया है कि शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपको कहा गया है डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं बोल दे रहा हूँ, डीएनए फिंगरप्रिंट। अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं, वो भी जान लो। तो ध्यान से सुनना। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इस तकनीकी का उपयोग बलात्कार, हत्या जैसे सामाजिक कुरीतियों के मामले सुलझाने, आनुवंशिक रोगों की पहचान करना और पशुओं की वंशावली विश्लेषण तथा वंचित पेड़ पौधों के चयन के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 और 2 पॉइंट सही है। यानी कि पहला पॉइंट, जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, ये बात सही है। दूसरा पॉइंट है, जीवाणु भोजी अनुवांशिक अभियांत्रिकी ध्यान देना में प्रयुक्त होते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए आखिर जीवाणु भोजी होता क्या है। तो नॉर्मल सी बात है, वे विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं उन्हें हम जीवाणु भोजी भी, मतलब उनको जीवाणु भोजी कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन जानवर है। इस पर आपको ध्यान देना है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि भेड़। ठीक है, तो जो ये भेड़ है दोस्तों, इसका नाम था डॉली। ठीक है, ये सबसे पहले या फिर सर्वप्रथम क्लोन की गई थी। डॉली वर्ष 1996 में स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी और फेफड़े की बीमारी से वर्ष 2003 में इसका डेथ हो गया था। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, कभी पूछ ले कि कौन सा प्रथम सफल, यहाँ पर इन सब पे ध्यान देना। क्या लिखा है सफल, इसका मतलब क्या हुआ कि कई सारे असफल भी होंगे, लेकिन क्या लिखा है कि कौन सा असफल, सबसे पहले कौन सा, एक मिनट, सफल क्लोन जानवर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भेड़, यानी उसका नाम क्या था, डॉली। निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो ध्यान सुनना कि शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है एवं शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखते हुए रोगों से बचाता है। क्या बचाता है, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, अब वसा के बारे में बात करें तो दोस्तों ये ऊर्जा प्रदान करने के साथ ऊर्जा के संग्रहण का भी कार्य करता है। और प्रोटीन के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये शरीर में हुए क्षति को पूरा करते हुए रोगों से लड़ने में सहायक होता है। ठीक है, इसके काफ़ी सारे अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन के, जैसे कि सोयाबीन, अंडा, मीट, मछली, ये सारे अच्छे सोर्स माने जाते हैं। अगला सवाल, एक मिनट। इसमें कहा जा रहा है एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तीन परिस्थितियाँ
सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं? अच्छा सवाल है, ध्यान देना। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक, पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन, ये काफ़ी अच्छा सवाल था। अगला सवाल है, हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिससे कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि राइजोम। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान में राइजोजोम, यानी कि उसको हिंदी में हम लोग कहेंगे प्रकंद। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसको हिंदी में कहेंगे प्रकंद कहेंगे। ठीक है, प्रकंद से तात्पर्य है अतः भूमिक पौधे के तने से जो सामान्यतः भूमि के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से फिर सुनना कि वनस्पति विज्ञान में प्रकंद से तात्पर्य अंतः भूमिक पौधे के तने से जो सामान्यतः भूमि के अंदर पाया जाता है, यह प्राय अपनी जड़ों और गांठों द्वारा भूमि से बाहर निकलता है, जैसे कि हल्दी और अदरक। ठीक है, ये एक प्रकंद यानी कि राइजोम के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अगला सवाल है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि नाइट्रेट। तो नाइट्रेट नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए यौगिक होते हैं और वनस्पतिक वृद्धि के लिए पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे इसकी पूर्ति वायु अथवा जल में घुलनशील नाइट्रेट से करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, हींग प्राप्त की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, इसका दोनों उत्तर होगा, यानी कि इससे भी, यानी कि तने से भी और जड़ों के निष्कर्षण से भी। ठीक है, अगला सवाल है कि अकरनाल बंट रोग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गेहूं फसल का। ठीक है, तो कभी भी पूछा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि अकरनाल बंट जो एक रोग है, ये एक फफूंदी जनित रोग होता है जो टेलिसिया वंश के कौकों से होता है। यह गेहूं की गुणवत्ता को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर देता है और इसको हम लोग गेहूं का कुष्ठ रोग भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, क्या कहा गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान दें, एक मिनट लीजिए, सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पादप पोषक तत्व है और दूसरा दिया गया कार्य, यानी कि किसका कौन सा कार्य है इस ये लिखा, लेकिन क्या पूछा गया, कौन सा सुमेलित नहीं, यानी कि ए बी सी डी 4 है, 4 में से कोई एक या 2 जो भी है सुमेलित नहीं होगा। अब इसके उत्तर की बात करें दोस्तों, अब ध्यान सुनना, इसमें सारे जो चारों नाम लिखे गए हैं जो एक दूसरे के सामने, चारों एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी कि चारों पॉइंट सुमेलित है, तो यहाँ पर कोई सुमेलित वाला उत्तर ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि चारों पॉइंट आपस में सुमेलित है, यानी कि कोई भी ऐसा उत्तर नहीं मिल रहा है जो सुमेलित ना हो। तब आइए बात ही कर लेते हैं आखिर विस्तार से। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पौधों के दीर्घ पोषक तत्व हैं। नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तथा पौधों की वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। पौधे फास्फोरस को प्रायः फास्फेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, जो कि जड़ों के विकास के लिए आवश्यक होता है। पोटेशियम की स्टोमेटा में खुलने व बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बोरान पौधों का एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसकी कमी से चुकंदर में हार्ट रॉट तथा सेब में आंतरिक कार्क नामक रोग हो जाता है। ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। किसकी कमी से? बोरॉन, मतलब यहाँ क्या लिखा है, बोरान की कमी से चुकंदर और सेब पर जो है हार्ट रॉट तथा सेब पर आंतरिक कार्क नामक रोग हो जाता है, ठीक है। इसकी कमी से लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों की जड़ों में गुटकाएं नहीं बनती। ऐसा पाया गया कि बोरान कई रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में सहायता होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या समझे आप कि ये चारों चीज़ें एक दूसरे से संबंधित है, यानी यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन यहाँ होना चाहिए, तो नाइट्रोजन का संबंध होगा वृद्धि एवं विकास, फास्फोरस का संबंध होगा जड़ एवं विकास, और पोटेशियम का संबंध होगा स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण, और बोरान का संबंध हो जाएगा रोग प्रतिरोधकता से, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एक मिनट, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी काबुली चना का संबंध दोस्तों किले निकालना से नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मक्का का संबंध नर मंजरी का निकालना, मूंगफली का खूंटी बनाना और तंबाकू का शीर्ष कर्तन से संबंधित होगा, ठीक है। एक मिनट जाइए, इस सवाल में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका संबंध हो जाएगा डी, यानी कि घट पड़ने का संबंध हो जाएगा जलोद्भिद से। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये जो है सुमेलित नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमरबेल का संबंध हो जाएगा तना परजीवी से, चंदन का संबंध हो जाएगा जड़ अपरजीवी से, और आर्किड का संबंध हो जाएगा अधिपादप से। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इसका इस संबंध नहीं, तो फिर थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लें। तो ध्यान सुनना दोस्तों कि घड़पड़ी नेपथेंसी कुल का कीटभक्षी पौधा होता है, और ये मुख्यतः साक यानी कि हर्ब, जहाँ पर दलदल वाला क्षेत्र या जहाँ पर ज़्यादा नम होता है वहाँ पर ये पाई जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लिखा है
जलोदभिद यानी कि जहाँ बहुत पानी होता है वहाँ पर ये नहीं पाया जाता है। हाँ, दलदल वाले और नम जगह पाया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी वाले स्थान पर नहीं पाया जाता है। और यहाँ पर जलोदभिद का संबंध वही है जहाँ पर अत्यधिक पानी पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये इसका संबंध नहीं होगा, यानी कि ये उत्तर गलत हो जाएगा। अगला सवाल है कि त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उभयचर में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? एक मिनट। अब इसमें दोस्तों बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि एशिप्रिन का संबंध दोस्तों ये अनिश्चेतक से नहीं होगा। ठीक है, तो इसका किससे संबंध होना चाहिए? वैसे फिलहाल एसिप्रिन का संबंध, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों दर्द निवारक से, ना कि निश्चेतक से। तो ये जो है सुमेलित नहीं होगा। इसका मतलब क्या समझे आप? ए बी सी, कहीं ना कहीं ये तीनों पॉइंट जो है आपस में सुमेलित होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो क्लोरोमाइसेटिन का संबंध दोस्तों इससे होगा, यानी कि टाइफाइड नासी से। ठीक है, इसी तरह बी का संबंध हो जाएगा इससे और सी का संबंध हो जाएगा इससे। और इसका किससे होगा मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोशामर रेशम। ठीक है, तो रेशम एक का प्रोटीन निर्मित फाइबर होता है। मधुमक्खियाँ, तितली और मकड़ियाँ इसका उत्पादन करती हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को हम गोशामर रेशम कहते हैं। रेशम कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मलबरी रेशम, टसर रेशम, मूंगा रेशम और इरी रेशम। ठीक है, अगला सवाल है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? अभी हम लोगों ने बात किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि गास्मिर रेशम। तो यहाँ पर लिखा है गास्मिर और यहाँ पर क्या लिखा था गोसामर। तो खैर दोनों बात एक ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयोडीन का। ठीक है, आयोडीन का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत जो है समुद्री घास, जैसे कि कैल्प, नोरी, कंबू और वेकम आदि हैं। आयोडीन के अन्य कई सारे स्रोत होते हैं, जैसे कि सी फूड, समुद्री खाद्य और डेयरी उत्पादक। ठीक है, विशेष तौर पर दूध। अगला सवाल है जोनास साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या है? सी यानी हो जाएगा दोस्तों पोलियो का टीका। ठीक है, तो जोनास साल्क एक अमेरिकी चिकित्सक, शोधकर्ता और विषाणु शास्त्री थे। इन्हें पोलियो के पहले सुरक्षित और प्रभावी टीके के विकास के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए उसमें मोम का प्रयोग किया जाता है कि काफ़ी दिनों तक अच्छा रहे। अगला सवाल है काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भिंडी की। ठीक है, तो ये ध्यान देना एक। तो काशी लालिमा भिंडी फसल की एक प्रजाति है। इस प्रजाति का इजाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि शिक्षा संस्थान ने किया था। ठीक है, अगला सवाल है हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। ठीक है, अगला सवाल क्या है फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर आइए जानते हैं। सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी केवल 2 वाला पॉइंट, यानी कि फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। ये बात सही है। किसके संपर्क में? फसल चक्र के संदर्भ में। अगला सवाल है यहाँ पर दोस्तों 2 पॉइंट, एक मिनट जाइए, यहाँ पर 2 पॉइंट दिया गया है। ठीक है, एक पॉइंट में दिया गया है एक कथन, दूसरे में दिया गया है कारण। दोनों पॉइंट पढ़ेंगे, कौन सा उत्तर क्या सही है अब बात करेंगे। पहले में दोस्तों कहा जा रहा है कि कसकुटा यानी कि हमरबेल परजीवी आवृत बीजी का एक उदाहरण है, और आर है या पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। अब आइए इसके उत्तर की बात करें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। यानी कि अगर हम बात करें तो ए वाला पॉइंट सही, यानी कि कसकुटा यानी हमरबेल जो है परजीवी आवृत बीजी का एक उदाहरण, ये बात सही है। एक मिनट जाओ, जबकि ये वाला पॉइंट गलत है, यानी कि यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण करता है, ये बात गलत है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ब्यूटा क्लोर जो है ये शाकनाशी है। ठीक है, शाकनाशी मतलब हुआ दोस्तों इंग्लिश में उसे कहेंगे हर्बिसाइड। ठीक है, तो शाकनाशी एक प्रकार का रसायन होता है जिसका प्रयोग कृषि क्षेत्र में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। और ब्यूटा क्लोर एसिटेनिलिड वर्ग का एक शाकनाशी है। भारत में इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग धान की खेती के लिए किया जाता है।
आगे बात करेंगे। इसमें दोस्तों है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बात किया गया है। और यहाँ पर देखिए 4 नाम है, यहाँ पर इसका संबंध है, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं होगा। उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी वाला, यानी कि घटपर्णी का संबंध दोस्तों परजीवी आवृत्त बीजी से नहीं होगा। ठीक है, ये सुमेलित नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ईस्ट का संबंध हो जाएगा इससे, बी का हो जाएगा इससे, और सी यानी कि एलोवेरा का संबंध हो जाएगा आवृत्त बीजी से, ये संबंध है। अच्छा, तो फिर इसका किससे संबंध है? तो दोस्तों ध्यान सुनना कि घटपर्णी या नेपेथियंस का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। यह प्रायः ऐसा स्थान पर उगता है जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर करता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आगे बात करेंगे। इसमें यही पूछा गया कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दिया गया है कुछ फसल के नाम और यहाँ पर दिया गया है प्रजाति, तो बताना है कौन सा संबंधित नहीं है। उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि अलसी का संबंध दोस्तों ये सूर्या प्रजाति से नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सरसों का वरोड़ा से होगा, और इसका हो जाएगा मटर का हो जाएगा सपना प्रजाति से, और मूंगफली का हो जाएगा कौशल प्रजाति से। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अलसी का संबंध सूर्या प्रजाति से नहीं होगा। तो फिर दोस्तों सूर्या प्रजाति के अंदर क्या क्या आएगा? तो ध्यान सुनना दोस्तों कि सूर्या प्रजाति के अंदर आम, पपीता, आलू ये सब चीज़ें आती है, ना कि अलसी। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अगला सवाल है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है। अब पहले सूची में दिया गया है पादप हार्मोन, दूसरी चीज़ में दिया गया कार्य। अब आपको ये बताना है कि इन सभी चीज़ का क्या कार्य है, क्या काम है। अब देखो उत्तर की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट नंबर है ए, यानी कि ऑक्सीजन। तो इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों पॉइंट नंबर 4 से, यानी कि ए का संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 4, यानी कि शिखर प्रधानता से। ठीक है, और पॉइंट नंबर बी में है जिबेरेलिन का संबंध हो जाएगा कोशिका वृद्धि से। ठीक है, मतलब इनका काम ये है। सी में है साइटोकाइनिन, इसका काम हो जाएगा कोशिका विभाजन, यानी कि सेल डिवीजन से। और लास्ट में है डी है एब्सिशिक। ठीक है, एबिशिशिक अमल, इसका संबंध हो जाएगा, एक मिनट जो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी निमा करिए, डी का हो जाएगा 3, यानी कि वृद्धि अवरोधक से। हो सकता है कि मैंने इसका उच्चारण थोड़ा गलत किया होगा, जो भी है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। अब इसमें भी देखिए सूची दिया गया है और बताना है कौन सी सूची का पॉइंट किससे संबंधित होगा। अब इसके उत्तर की बात करें दोस्तों तो ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन का संबंध हो जाएगा दोस्तों पॉइंट नंबर 2, यानी कि कैरोटीन से। दूसरा है एंजाइम, इसका संबंध हो जाएगा पेप्सिन से। सी है हार्मोन, इसका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 4, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन से, ये वाला। ठीक है, और पॉइंट नंबर डी है प्रोटीन का संबंध हो जाएगा केराटिन से। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साइटोकाइनिन से। ठीक है, तो अच्छा इसका क्या काम होता है? तो दोस्तों इसका मुख्य काम होता है कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करना, जबकि इंसुलिन तथा थायरॉक्सिन योम एस्ट्रोजन मानो हार्मोन है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन होता है, इसका मुख्य कार्य कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करना, जबकि इंसुलिन थायरॉक्सिन योम एस्ट्रोजन मानो हार्मोन है। नहीं समझे आप? ये जो है इसका मैंने बता दिया, और इंसुलिन और थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन ये तीनों जो हैं ये मानो हार्मोन है, और जबकि जो ये वाला ये है पादप हार्मोन। तो इसके बारे में भी आपको मैंने बता दिया, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ये है मानो हार्मोन। तो कभी पूछे तो बता देना। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, या नहीं पूछा गया। सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि भेड़ का संबंध हो जाएगा दोस्तों गिर। यानी कि क्या पूछा गया? सुमेलित नहीं है, तो यानी कि भेड़ जो है ये गिर नस्ल का नहीं है। समझे कि नहीं आया? समझे? इसका मतलब हुआ कि गाय का संबंध जो है, एक मिनट जो देवनी नस्ल से है, और बकरी का हो जाएगा बर्बरी से, भैंस का हो जाएगा भदावरी से। जबकि दोस्तों आखिर ये गिर का संबंध किससे हो जाएगा? तो दोस्तों गिर का संबंध भी गाय से ही होगा, यानी कि गाय का ये एक नस्ल है। अगला सवाल, इसमें भी यही पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी एक सूची में दिया गया है कुछ पशु के नाम, दूसरी में दिया गया है नस्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भेड़ का जो संबंध दोस्तों थार पार्कर से नहीं होगा। तो दोस्तों आखिर इसका संबंध इससे नहीं होगा, तो आखिर दोस्तों थार पार्कर ये किस चीज़ का नस्ल है? तो दोस्तों ध्यान देना, ये थार पार्कर दोस्तों ये भी गाय का एक नस्ल होता है। ठीक है, और सिंधी भी गाय का एक नस्ल होता है। ठीक,
ये इसका संबंध हो जाएगा, इसका संबंध, जबकि इसका संबंध ये नहीं था। अगला सवाल, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पे क्या है, लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, अगला भी है, इसी वीडियो का अंतिम सवाल है। 2 सूची दिया गया है, एक सूची में वैज्ञानिक के नाम, उनका दूसरी सूची में कार्य क्षेत्र। तो बताना है कौन से वैज्ञानिक जो है किस कार्य में अपना योगदान दिए हैं। पहला है बीरबल साहनी, इनका संबंध हो जाएगा दोस्तों जीवाश्म और वनस्पति विज्ञान यानी पॉइंट नंबर 3 से। बी है केसी मेहता, इनका संबंध हो जाएगा पादप रोग विज्ञान से, पॉइंट नंबर 4। सी है पी महेश्वरी, इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि फ्रूट विज्ञान से। और लास्ट में पॉइंट नंबर डी यानी कि MS स्वामीनाथन, इनका संबंध हो जाएगा दोस्तों पॉइंट नंबर 1 से। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई चीज़ ना समझ में आया हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।